हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। क्या आप कंप्यूटर बेस्ड किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत कंप्यूटर से जुड़े हुए 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं जो आपकी कंप्यूटर की तैयारी को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर देगा कि आप अपने आगामी परीक्षा में सबसे बेस्ट स्कोर करने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत कंप्यूटर के उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम खोज करके आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपकी जानकारी को तो बढ़ाने का काम करेंगे ही और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई कर देंगे। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। मैं पूरा आशा करता हूं कि ये वीडियो खत्म होते होते आपको 100+ क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 25 प्रश्नों के इस वीडियो में 100 से भी ज़्यादा प्रश्न आपका तैयार होगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से जुड़े हुए आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, आप CCC कर रहे हो या किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहां कंप्यूटर के बेसिक और एडवांस लेवल के, नेटवर्किंग के, ऑपरेटिंग सिस्टम के और तरह तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो आपने चुना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने रियली टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा हुआ है जो आपकी जानकारी को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। और करना क्या है, आपको केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अंत में मुझे बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से कितना राइट आंसर किया है। अगर आप 25 में से 20 से भी ज़्यादा राइट आंसर कर देंगे तो अगले वीडियो में जितने भी लोग 20 से ज़्यादा आंसर किए रहेंगे उन सभी का नाम हम अगले वीडियो में जरूर अपने इस स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और कॉपी पेन भी ले लीजिएगा क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगेगा फटाफट नोट करते चलिएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ और बिल्कुल तैयार हो जाइए। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है 1946 में किसने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसकी बात हो रही है। 1946 में किसने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, निकोलस बर्थ, जॉन जी कैमी, ग्रेस मूरी हापर या फिर जिम क्लार्क। आप लोगों को यहाँ पर आसानी के साथ इन प्रश्नों को पढ़ करके और अपने राइट आंसर अपने नोटबुक पर लिखते चलिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कितना राइट आंसर किए हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो सबसे पहला प्रश्न है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जॉन जी कैमी। दोस्तों, जॉन जी कैमी जो है इन्होंने ही बेसिक नाम का कंप्यूटर लैंग्वेज बनाने का काम किया था। दोस्तों, यहाँ पर 2-3 आपको फैक्ट जरूर तैयार करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि बेसिक जो है एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे कि हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है और यह 1946 में बना था जिसे जॉन जी कैमी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं जो कि आप याद रख सकते हैं। आपने कंप्यूटर की अगर पढ़ाई की है तो जरूर इनाइक का तो नाम सुना ही होगा और दोस्तों इनाइक कंप्यूटर भी 1946 में ही बना था। तो उस फैक्ट से इसको रिलेट करके और बेसिक कंप्यूटर का आप सन याद रख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हर एक प्रश्न पे अगर थोड़ा सा भी डिस्कस होगा तो रियली आप 100+ क्वेश्चन तैयार कर लेंगे इस वीडियो से। अब चलेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, प्रोग्राम के लिए विकास की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए विकास की गई सबसे पहली भाषा कौन सी है। आप ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, कोबोल, फोर्ट्रान, C++ और C। दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल इत्मीनान से अपना आंसर बताना होगा, अपने नोटबुक पर लिखना होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, प्रोग्राम के लिए विकास की गई जो पहली भाषा है उसका नाम है फोर्ट्रान। जी हाँ दोस्तों, फोर्ट्रान जो है यह प्रोग्राम के लिए बनाई गई सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कोबोल और फोर्ट्रान का दोनों का ही पूरा नाम आप लोगों को भी लर्न करा दूं। तो दोस्तों, कोबोल का पूरा नाम हो जाएगा
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जबकि फोरट्रान का पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला ट्रांसलेटर। तो देखिए कितना आराम से आपको दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा नाम भी याद हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई प्रोग्राम आप क्रिएट कर रहे हो और वो भी ग्राफिकल रूप में, तो वो क्या कहलाएगा? चार्ट, हाल चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर मिक्स चार्ट। चलिए दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट सोचिए और मैं आपको बता दूं कि यहाँ राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट का। जी हाँ दोस्तों, फ्लो चार्ट जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रोग्राम जब भी आप कोई सोचते हैं या जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं तो आपको दो विधियों का प्रयोग करना होता है। एक फ्लो चार्ट का आप प्रयोग करते हैं और दूसरा एल्गोरिदम का। दोस्तों एल्गोरिदम आपको रिटेन करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हैं, जबकि फ्लो चार्ट में आप ग्राफिक्स के रूप में आसानी से अपना प्रोग्राम जो है वो बना लेते हैं। फ्लो चार्ट में बहुत सारे सिंबल आते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में किसी और दिन डिस्कस किया जाएगा। तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न का याद रखिएगा, अगर किसी प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो फ्लो चार्ट कहलाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों चौथा प्रश्न है, एक सीडीआर को किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, सीडीआर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा और आंसर भी नोटबुक पे लिख चुके होंगे, और मैं बताता हूँ आपको इसका राइट आंसर WORM। दोस्तों सोचेंगे कि ये क्या है, WORM का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपको इसका पूरा नाम हम आपको याद करा दें, राइट वंस रीड मैनी। जी हाँ दोस्तों, राइट वन रीड मैनी, यानी सीडी पर आप लिखते एक बार हो और जितनी बार चाहो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 5वें नंबर का प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डाटा को कैसे आप अरेंज करते हैं, लाइन और स्पेस में, लेयर और प्लेन्स में, हाइट एंड विड्थ में, या रो एंड कॉलम में। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर अपने नोटबुक पे नोट करिए, क्योंकि मैं जल्दी ही इसका आंसर बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोगों ने अपने दिमाग में सोच रखा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रो एंड कॉलम में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ जरूर करूँगा कि जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं वो जनरली रो एंड कॉलम में बने होते हैं। रो होता क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें, रो जो होता है वह हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जी हाँ दोस्तों, रो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देख पा रहे होंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल अगर लाइन बन रही है तो वो रो कहलाएगा, और ऐसे वर्टिकल अगर लाइन बन रही है तो वो कॉलम कहलाएगा। जो रो की लाइन होती है वो हमेशा नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट होता है, जबकि कॉलम की लाइन हमेशा आपको अल्फ़ाबेट में देखने को मिलता है। तो आप स्प्रेडशीट के अंदर हमेशा अपना डेटा रो और कॉलम में रखते हैं। इसको और स्पष्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ MS एक्सेल की शीट पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक्सेल की शीट पे चलेंगे और यहाँ मैं आपको पूरी तरह क्लियर करा देता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 1 2 3 4 5 है, यह जो है आपका रो है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है ये, जबकि ऊपर में जो ABCD अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, जो कि वर्टिकल होता है। और इन्हीं रो और कॉलम को मिलाने से ये जो बॉक्स बनता है इसे सेल कहा जाता है। तो देखिए कितना आसानी के साथ आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया। आपको बता दें कि MS एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और अगर आप CCC कर रहे होंगे तो आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम के तौर पर कैल्क पढ़ने के लिए जरूर मिल रहा होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। सबसे अच्छा प्रश्न, मुझे लगने वाला सबसे बढ़िया प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा DBMS का एक उदाहरण नहीं है। दोस्तों नहीं है, कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? ओरेकल, SQL लैंग्वेज, MS एक्सेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक।
तो दोस्तों अब तक तो आपने इसका आंसर बिल्कुल सही कर लिया होगा। यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है यह DBMS प्रोग्राम नहीं है। सबसे पहले तो DBMS का पूरा नाम आप लोगों को याद करा दें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों साथ बोलिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है DBMS का पूरा नाम है। और आपको बता दें ओरेकल, SQL सर्वर और MS एक्सेस ये तीनों ही DBMS सॉफ्टवेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया आउटलुक ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 6 होगा। थोड़ा सा आपको आउटलुक के बारे में बता दें, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया जो आउटलुक है यह एक प्रकार का ईमेल प्रोवाइडर है। जी हाँ दोस्तों, ईमेल प्रोवाइडर, जैसे आपका जीमेल होता है, हॉटमेल होता है, रेडिफ मेल होता है, याहू मेल होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया आउटलुक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस को किस रूप में जाना जाता है? स्ट्रक्चर ऑफ डाटा यानी संरचना डेटाबेस का किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, एट्रीब्यूट, एंटिटी, स्कीम या फिर ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस होता है उसे हम लोग स्कीम के रूप में जानते हैं। स्कीम को हिंदी में योजना कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? योजना। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस जो है यह स्कीम कहलाता है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 8वें नंबर का। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है? जी हाँ दोस्तों, नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर या फिर यहाँ पर लिखा है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और कमांड लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको अपना जल्दी से यहाँ पर आंसर कमेंट करना है। और दोस्तों बता दें यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यह बताने का काम करता है कि भैया कौन सा काम करना है आपको। कंप्यूटर को बताता है कि भैया ऑपरेशन आपको क्या करना है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से होता है। थोड़ा सा परिचय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको दे दें तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा ठीक इसके अपोजिट हाई लेवल लैंग्वेज। हो गया, कितना आसान है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच रिलेशन बनाने की जो टेक्नोलॉजी होती है वह क्या कहा जाता है? इंटरनेट, सॉरी पहला इंट्रानेट लिखा है। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखिए, इंट्रानेट, इंटरनेट, EPROM या फिर इंटरफेस। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपने सोच रखा होगा, जी हाँ इंफ्रारेड नहीं इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों इंफ्रारेड नहीं इंटरफेस। इंटरफेस जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है वही उनके बीच में एक ऐसी तकनीक है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्ट कराता है और दोनों ही मिल करके आसानी से काम करते हैं। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के कोई भी काम हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर करा सकता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रश्न नंबर 10वां। कैड वर्ड का संबंध कंप्यूटर के किस विभाग से है? बड़ा आसान प्रश्न है लेकिन बहुत दमदार है। जी हाँ दोस्तों, कैड जो शब्द है इसका संबंध कंप्यूटर के किस विभाग से है? डिज़ाइनिंग, मीडिया, साइंस या फिर अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिज़ाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, कैड बड़ा फेमस शब्द है। कैड का आपने ज़रूर नाम सुना होगा, और अगर आपने नाम सुना होगा तो मैं अभी अभी आपको इसका फुल फॉर्म लर्न करा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, देखिए कितना आसानी से याद हो गया। और अगर आपको पूरा नाम याद है तो डिज़ाइनिंग तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि कैड डिज़ाइनिंग से संबंध रखता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 11। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? दोस्तों ध्यान से,
ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, कौन सा है? विंडोज़, टाइम शेयरिंग, डॉस या ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टाइम शेयरिंग। दोस्तों जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें यूज़र एक साथ कई कंप्यूटरों को ऑपरेट करने का काम कर सकता है, जिसमें एक कंप्यूटर का निर्धारित कार्य किसी निर्धारित समय के लिए सेट करके तब तक दूसरे का कार्य देखा जा सकता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र कई कंप्यूटरों को ऑपरेट कर सकता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12। लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है। दोस्तों लेज़र प्रिंटर की बात होने वाली है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, लेज़र बीम, फोटो रिसेप्टर ड्रम, कलर टोनर या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव इज़ अ राइट आंसर। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें तो लेज़र प्रिंटर की दुनिया का समझिए तो बेताज बादशाह है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से प्रिंटर की दुनिया का सबसे बेहतर प्रिंटर माना जाता है, जिसे लेज़र प्रिंटर कहते हैं। दोस्तों कुछ फैक्ट मैं आपको लगातार बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रिंटर की क्वालिटी DPI में मापी जाती है। प्रिंटर की क्वालिटी को DPI यानी डॉट पर इंच में मापते हैं और स्पीड को PPM में मापते हैं। PPM पेज पर मिनट। दोस्तों पेज पर मिनट स्पीड मापने की इकाई और DPI क्वालिटी मापने की इकाई, जिसे डॉट पर इंच बोलते हैं। दोस्तों लेज़र प्रिंटर में एक लेज़र बीम होता है जो कि डेटा को प्रिंट करने में मदद करता है। इसमें एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेज़र प्रिंटर में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसका नाम फोटो रिसेप्टर है और साथ ही साथ उसमें कलर टोनर होते हैं जहाँ पर कलर को भरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेज़र प्रिंटर में जहाँ कलर भरा जाता है उसे कलर टोनर के नाम से जानते हैं। और कौन कौन से कलर इसमें होते हैं? सियान, मैग्नेटा और येलो। जी हाँ दोस्तों, सियान, मैग्नेटा और येलो, यही तीन कलर जो है लेज़र प्रिंटर में मल्टी कलर को बनाने का काम करते हैं। तो आई होप लेज़र प्रिंटर के ये सारे फैक्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जल्दी से वो लाइक वाला बटन दबाइए और अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो यार वो रेड कलर में दिखता हुआ आपको अच्छा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। जल्दी से रेड कलर पे प्रेस कीजिए और सामने घंटे को भी बजा दीजिए, क्योंकि नवरात्र शुरू होने वाला है। घंटा तो जरूर बजा देना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने की माउस टेक्निक है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने की माउस टेक्निक क्या है? यानी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में अगर आप जाना चाहोगे तो कैसे जाओगे? ड्रैग करके, ड्रॉप करके, राइट क्लिक करके या फिर लेफ्ट क्लिक करके। तो दोस्तों अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाना होगा तो जाहिर सी बात है आपको करना पड़ेगा माउस का राइट बटन क्लिक। जी हाँ दोस्तों, राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो बड़े आराम के साथ आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। चलिए मैं इसको लाइव आपके सामने करके दिखा देता हूं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूं और जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे इस CCI का लोगो है इसकी मुझे प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो मैं माउस का राइट बटन क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़ का। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में अगर जाना होगा तो माउस का आपको करना होगा राइट बटन क्लिक। और दोस्तों प्रॉपर्टी होता क्या है? तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी। कब बना, किसने बनाया, किस समय बना है, मॉडिफाई कब हुआ है, क्रिएट कब हुआ है, नाम क्या है और साथ ही साथ कंप्यूटर में किस जगह पे सेव है, उसने कितना साइज़ ले रखा है। ये सारी जानकारी जो है प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14। बहुत बढ़िया प्रश्न। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और नंबर डाटा इंटर करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे इजी पैटर्न है कंप्यूटर में टेक्स्ट और नंबर को इंटर करने का, वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, माउस या फिर कीबोर्ड। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इस प्रश्न में डेसिमल बाइनरी को देख करके, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे राइट आंसर होगा कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कीबोर्ड कैसे, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ टेक्स्ट और नंबर को इंटर करने की बात हो रही है। तो कीबोर्ड से ही तो जनरली हम लोग
टेक्स्ट या कोई सिंबल या फिर कोई नंबर इंटर करते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर सबसे ज़्यादा सामान्य पद्धति कीबोर्ड हो जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं। दोस्तों कुछ फैक्ट यहाँ पे आपको ज़रूर बता दें, तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है जिसमें कि 0 और 1 आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक आता है 0 और दूसरा इसका भाई आता है 1, जबकि डेसिमल में आपको 0 से ले करके 0 to 9 तक सारे नंबर्स आते हैं। तो हम लोग जो है डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर यूज़ करता है। और अगर आप नहीं जानते हो कि बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर चेक करिएगा। मैंने दो वीडियो इसके लिए बहुत शानदार बना रखा है, आप देखेंगे तो एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट कहा जाता है तो उस संदर्भ में हार्ड कॉपी को क्या कहा जाएगा? जी हाँ दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट कहेंगे तो हार्ड कॉपी को क्या कहेंगे? भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट या फिर आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रिंटेड आउटपुट। वो भी तो आउटपुट ही होगा, बस वो प्रिंट होगा, हार्ड कॉपी के रूप में होगा, इसीलिए उसको प्रिंटेड आउटपुट कहेंगे। दोस्तों बहुत बढ़िया से आप तैयार करिएगा। जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो दो होते हैं, एक का नाम है सॉफ्ट कॉपी, दूसरे का नाम है हार्ड कॉपी। जो सॉफ्ट कॉपी होता है अभी अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ये सॉफ्ट कॉपी है, ये चेंज होता रह रहा है। आप देखिए अभी ये माउस का पॉइंटर इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये सॉफ्ट कॉपी हुआ। और इसी को अगर हम लोग प्रिंट कर दें, पेपर पे निकाल दें, तो वो प्रिंटेड आउटपुट होगा और उसे हम लोग हार्ड कॉपी के रूप में जानेंगे। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी को आप चेंज कर सकते हो अपने मन मुताबिक, जबकि हार्ड कॉपी को आप चेंज नहीं कर सकते, वो चेंजेबल नहीं होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, कोई प्रोडक्ट है और उस पर जो प्रिंटेड लाइंस होती हैं उन पैटर्न को क्या बोलते हैं? OMR, बारकोड्स, QR और स्कैनर। तो दोस्तों अब तक तो आपने बिल्कुल राइट आंसर कर दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, बारकोड जो लाइनिंग के तौर पर होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों बारकोड कहलाता है। दोस्तों बारकोड रीडर BCR उसके द्वारा इसको पढ़ा जाता है, यानी प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न जो कि बारकोड हैं उनको पढ़ने वाले डिवाइस का नाम है BCR, बारकोड रीडर। दोस्तों OMR क्या होता है? पूरा नाम पहले याद करिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और OMR से जो गोला बनाते हैं हम लोग ना, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक OMR शीट मिलेगी और राइट आंसर को आप गोला बनाओगे, और वो गोला किससे पढ़ा जाएगा? OMR से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर से पढ़ा जाएगा। और QR कोड के बारे में आपको बता दें, आजकल पेमेंट भी आप लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते होंगे QR स्कैन करके भी करते होंगे। दोस्तों QR का पूरा नाम जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, क्विक रिस्पॉन्स इसका पूरा नाम होता है। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और आप पूरी तरह चौंक जाओगे कि अरे यार इतना ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, एक QR कोड में 7089 7089 अंकों का कोड होता है। सोचिए, एक जो छोटा सा QR कोड आपको दिखता है उसमें 7089 के आपको डिजिट्स के कोड मिल जाते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो सबसे ज़्यादा काम आता है और उसको हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जी हाँ दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होगा ये पूरी तरह से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर था अपने ज़माने में, और इसको हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स में हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से भी इसको जानते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया प्रश्न होने वाला है। कंप्यूटर एंड ह्यूमन का संपर्क किसके द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, इंसानों का और डिवाइस का, कंप्यूटर का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट या फिर CPU। तो दोस्तों हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो संपर्क कराने का काम करता है डिवाइस, वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस। हम लोग इनपुट के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो हमें CPU की मदद लेकर के प्रोसेस करके और आउटपुट दे देता है। तो हमारे बीच में संपर्क कराने का काम
इनपुट और आउटपुट डिवाइस करते हैं। हालांकि इनपुट किए गए डेटा को सीपीयू द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है, और सीपीयू का तो पूरा नाम आप लोगों ने बचपन से ही याद कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत शानदार, आप लोगों को तो बिल्कुल सही पता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ दिया। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, यानी कि माउस के जैसा कौन काम करेगा? स्कैनर, या फिर कीबोर्ड, आइकन, या फिर ट्रैक बॉल? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया। चौथे ऑप्शन पे, चौथा प्रश्न थोड़े है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बॉल। जैसा ट्रैक बॉल काम करता है वैसे माउस काम करते हैं, जैसा माउस काम करता है वैसे ट्रैक बॉल। देखिए कितना फनी है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः किसी कार्य को ओके करने के लिए करते हैं? भैया सब काम ओके, बिल्कुल फिट है। कौन सा बटन दबाते हो भैया आप? लेफ्ट बटन, राइट बटन, व्हील बटन, या बोथ ए एंड बी? तो दोस्तों सब कुछ ओके है, ये हम लोग करते हैं लेफ्ट बटन से। जी हाँ दोस्तों, जब लेफ्ट बटन दबाते हैं तो मतलब सब कुछ ओके, यानी ओके या अप्लाई करना होता है तो हम लेफ्ट बटन यूज़ करते हैं। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सेटिंग करना हो या उसके बारे में जानना हो तब आप राइट बटन का यूज़ करते हैं। दोस्तों 20 प्रश्न तक हम लोग आ चुके हैं, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा दे रहा होगा और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अब तक तो आप लाइक भी कर चुके होंगे, और अगर अब तक नहीं किए होंगे तो यार अब तो कर लो। इतना देखने के बाद भी अगर वीडियो लाइक नहीं करोगे तो ये आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, जल्दी से लाइक करिए। अब चलिए 21वें नंबर के प्रश्न पे, 21। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डगलस सी इंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? कई सारे प्रश्न तो आपको देखो प्रश्न में ही तैयार हो गए हैं। कई सारे प्रश्नों का उत्तर इस प्रश्न में ही है। पहले तो इसका राइट आंसर आपको बता दें कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राइट आंसर होगा 1964। दोस्तों ये तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो आपका माउस इनपुट डिवाइस है उसका आविष्कार हुआ है 1964 में, 1964 में माउस का आविष्कार हुआ है। अब देखो कितने सारे फैक्ट इसमें हैं। माउस को बनाने का काम 1964 में हुआ। किसने बनाया? डगलस इंजेलबर्ट ने बनाया। कहाँ बनाया? स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में। तो एक साथ इतने सारे प्रश्न आपको केवल एक प्रश्न से तैयार हो गया, तो कई सारे प्रश्नों को यहाँ से आप जरूर तैयार करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार को, या फिर सैटेलाइट टेलीफोन संचार से। तो दोस्तों बता दें यहाँ पर कि जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है वो किसी भी डिवाइस यानी किसी भी उपकरण के बीच वायरलेस संचार को यह संभव बनाती है। जैसे कि अगर आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक उपकरण से दूसरे उपकरण के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन करना होगा तो आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। फाइबर ऑप्टिक केबल किसकी बनी होती है? जी हाँ दोस्तों, जो फाइबर ऑप्टिक केबल है, एक खास बात तो पहले ही आपको बता दें कि इंटरनेट जो अभी आप अपने डिवाइस में देख रहे हो, जो इस इंटरनेट का आप मज़ा ले रहे हो, वो इंटरनेट इसी केबल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही आपके यहाँ तक पहुँच रही है। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल बना किसका होता है? कॉपर, प्लास्टिक, ग्लास, या बोथ, बी एंड सी? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बोथ, बी एंड सी। दोस्तों ग्लास का वैसे तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल होता है जिसके ऊपर एक सॉलिड प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। तो अंदर में ग्लास होता है और उसके ऊपर एक सॉलिड प्लास्टिक का कवर होता है जिसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं। और इसमें डाटा का ट्रांसमिशन इतना तेज होता है जितना प्रकाश की गति होती है। जी हाँ दोस्तों, लाइट का जो स्पीड होता है उसने तेज में ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 24, टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, टोपोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों एक तो नाम है कनेक्टिविटी, जो कि ऑप्शन में है, ये नहीं है। जी हाँ दोस्तों,
टोपोलॉजी को कनेक्टिविटी भी बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। अब आप बताइए, नेटवर्क स्ट्रक्चर बस टोपोलॉजी या नेटवर्क आर्किटेक्चर, क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क की बनावट, टोपोलॉजी में बनावट ही तो होता है। दोस्तों यहाँ टोपोलॉजी के बारे में कुछ फैक्ट, चलते चलते कुछ बढ़िया सा फैक्ट देते हैं आपको। तो टोपोलॉजी 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें बस, रिंग, स्टार, ट्री और मेश के नाम से जानते हैं। सबसे आसान होता है बस, जो सबसे सस्ता भी होता है, और सबसे जटिल और सबसे महंगा मेश होता है। मेश को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जी हाँ दोस्तों, जाल। मेश यानी जाल। यहाँ वायरों का एक बहुत बड़ा सा जाल होता है, जो कि टोपोलॉजी का सबसे महंगा टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी। चलिए अंतिम प्रश्न के तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नेटवर्क डिवाइस का राउटर OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क डिवाइस का जो राउटर होता है वो OSI मॉडल के किस लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक या फिर फिजिकल? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क लेयर पे। दोस्तों नेटवर्क लेयर पर ही राउटर काम करता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको कुछ और फैक्ट बता दें तो यहाँ पे ये जो लेयर होता है वह लेयर 3rd नंबर का लेयर है। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरा लेयर है। नेटवर्क लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? 3rd लेयर। तो 3rd लेयर आप याद रखिएगा। अच्छा, अब आपको बता दें OSI में कितने लेयर होते हैं। तो दोस्तों OSI के अंदर टोटल लेयर्स की संख्या होती है 7। दोस्तों OSI में लेयर की संख्या होती है 7। एक और फैक्ट याद करा दें आपको, जो IP के लेयर होते हैं उनकी संख्या होती है 4। जी हाँ दोस्तों, चौका मार दिया हमने। OSI में लेयर होते हैं 7, जबकि IP के लेयर होते हैं 4। और OSI का जो नेटवर्क लेयर है उसके तीसरे लेयर में राउटर प्रयोग किया जाता है। देखिए कितने सारे प्रश्न आपको तैयार हो चुके। तो दोस्तों ये रहा हमारा बिल्कुल अंतिम प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि हमारा यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल पर नए होंगे तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।